जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों बहुत बड़ी खबर, भारत के लिए बड़ा झटका। रशिया से आ रहा जहाज जिस पर भारी मात्रा में तेल लदा हुआ था, वो अचानक बीच समंदर से ही वापस लौट गया। बताएंगे आखिर किसके दबाव में ऐसा हुआ है दोस्तों, क्या इसके पीछे अमेरिका तो नहीं? वहीं बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप की दोगली नीति इधर, बनाया दबाव तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करने लगा तारीफ। दोस्तों पीएम मोदी को बता दिया नाइसेस्ट लुकिंग गाय। तो वहीं चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे, क्या पीछे हटेंगे चीन के टैंक और बड़े हथियार? गलवान में फिर से होगी क्या पेट्रोलिंग? एलएसी को लेकर चीन से कोर कमांडर स्तर की बहुत बड़ी मीटिंग की खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे ना पुतिन और ना ही डोनाल्ड ट्रंप गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि भारत में। जी हाँ, भारत ने लिया इस बार ऐतिहासिक फैसला। बताएंगे वो दो गेस्ट कौन से होने वाले हैं भारत के लिए। इतना ही नहीं, साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान की आईएसआई की ढाका में हो गई एंट्री दोस्तों मुनीर के नंबर 2 जनरल के जाते ही मोहम्मद यूनुस ने दे दी मंजूरी। भारत को बड़ा खतरा। बताएंगे किस चीज की मंजूरी दी गई है, सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात कर लेते पहली सबसे बड़ी खबर की दोस्तों। रशिया से कच्चा तेल लेकर भारत जा रहे एक टैंकर जहाज ने बाल्टिक सागर में अचानक अपना रास्ता बदल लिया। इससे भारत और रशिया के बीच तेल व्यापार में संभावित व्यवधानों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ब्लूमबर्ग ने बुधवार को यह खबर दी। ये कदम रूसी तेल कंपनियों पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद उठाया गया दोस्तों, जिससे भारतीय रिफाइनरियों में अनिश्चितता बढ़ गई है जो रूसी आपूर्ति पर भारी छूट पर निर्भर है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से लगातार रशिया से तेल ना खरीदने की धमकी दे रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने भारत पर भारी टैरिफ भी लगा दिया था। इससे पहले भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कहा था कि वो अमेरिकी पाबंदी का पालन करने के लिए तैयार हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूरिमा नाम के इस जहाज ने रूस के प्रिमोजर्क बंदरगाह से लगभग 7,30,000 बैरल यूराल कच्चा तेल लादा था और शुरुआत में गुजरात में भारत के सिक्का बंदरगाह पर इसको उतरना था। हालांकि डेनमार्क और जर्मनी के बीच फेहमर्न बेल्ट पहुंचने के जस्ट बाद ही टैंकर ने अपना रास्ता बदल लिया दोस्तों और बाद में अपना गंतव्य मिस्र के पोर्ट सईद में बदल दिया। यह बदलाव संभवतः नए अमेरिकी पाबंदियों के चलते हुई है, यानी अमेरिका ने दबाव डाला दोस्तों इस तेल टैंकर पर और ये तेल टैंकर भारत की तरफ ना जाकर वापस मिस्र की तरफ मुड़ गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस पर छपी खबर के मुताबिक रोजनेफ्ट और लुइकोल सहित प्रमुख रूसी ऊर्जा कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत 21 नवंबर तक सभी चालू लेन देन समाप्त करने होंगे। इससे भारत की रूसी तेल की बड़ी पैमाने पर खरीद जारी रखने की क्षमता पर संकट के बादल छा चुके हैं, जो 2022 से उसकी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का एक प्रमुख घटक बन गया था। दोस्तों भारतीय निजी और सरकारी दोनों रिफाइनरीज अब रूसी आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंधों की समीक्षा कर रहे हैं। शुरुआती संकेत बताते हैं कि भारत में रूसी तेल आयात में तेजी से गिरावट आ सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां मिलकर देश की अधिकांश रिफाइनिंग क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन कंपनियों पर इसका असर पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, यानी भारत को झटका देने के लिए अमेरिकी दबाव के चक्कर में दोस्तों इस तेल को वापस जाना पड़ा। इस पर आपकी क्या राय है? लेकिन वहीं आपको बताते हैं दोहरी चरित्र, एक तरफ इन रूसी तेल टैंकरों पर दबाव बना रहा है अमेरिका, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं ताकि भारत बुरा ना मान जाए। ट्रंप ने एक बार फिर दावा कर दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से बात की थी और उसी के बाद युद्ध जैसी स्थिति टल गई। ट्रंप ने यह बात अपने हालिया संबोधन के दौरान कही। ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के साथ व्यापारिक समझौता कर रहा हूं। मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेहतरीन संबंध है। मैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं और उनसे सच्चा लगाव रखता हूं। वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अच्छे
इंसान है। वे कहते हैं कि उनके पास एक फील्ड मार्शल है जो बहुत बहादुर योद्धा है। आगे ट्रंप ने कहा कि मैंने सुना है कि दोनों देशों के बीच झड़प में 7 विमान गिराए गए हैं। ये दोनों परमाणु ताकतें हैं। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और कहा कि हम आपसे ट्रेड डील नहीं कर सकते क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ युद्ध की तैयारी में हैं। फिर मैंने पाकिस्तान को भी यही बात कही। दोनों ने कहा कि हमें लड़ने दीजिए, लेकिन हमने दोनों को समझाया। ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे स्मार्ट और सख्त नेताओं में से एक हैं, लेकिन आखिरकार 2 दिन के भीतर दोनों देशों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि वे समझ गए हैं और झगड़ा रुक गया। क्या ये अद्भुत नहीं है? ट्रंप ने अपने भाषण में मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर तंज कसते हुए कहा कि क्या बाइडेन ऐसा कर सकते थे? मुझे नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, बार बार लगातार मिस्टर ट्रंप इस युद्ध को शांत करवाने की बातें कह रहे हैं, जबकि भारत क्लियरली कह चुका है कि ट्रंप का कोई फोन नहीं आया था और ना ही कोई ऐसी मुद्दे पर बात हुई थी। तो फिर ट्रंप दोस्तों बार बार दुनिया के सामने झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये समझने वाली बात होगी। इस पर आपकी क्या राय है जरूर लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध पूरी तरह खत्म करने के लिए भारत और चीन की सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की मीटिंग हुई। इसमें पिछले साल देपसांग और डेम चौक में शुरू हुई पेट्रोलिंग पर भी बातचीत की गई और कहा गया कि डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लीडरशिप के स्तर पर जो सहमति बनी है और जमीन पर मिलिट्री को लागू करना है। बफर जोन में पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर कोई चर्चा की गई या नहीं, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी गई, लेकिन भारत की तरफ से यह कोशिश जरूर है कि बफर जोन में पेट्रोलिंग शुरू करने की तरफ कदम बढ़ाए जाने चाहिए। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया कि भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 23वीं बैठक 25 अक्टूबर को चुशूल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर हुई। ये चर्चा दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। दोनों पक्षों ने पिछले साल अक्टूबर में हुई 22वीं कोर कमांडर स्तर की बैठक के बाद हुई प्रगति को स्वीकार किया और यह भी माना कि भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनी हुई है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि सीमा पर किसी भी मुद्दे को सुलझाने और स्थिरता बनाए रखने के लिए मौजूदा मैकेनिज्म का इस्तेमाल जारी रखा जाएगा। दोस्तों ईस्टर्न लद्दाख के बफर जोन को लेकर क्या बातचीत हुई, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि भारत का यह मानना है कि बफर जोन पर पेट्रोलिंग शुरू की जानी चाहिए। ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग एरिया, गलवान के PP-14 गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में जब डिसएंगेजमेंट किया गया था तब यहाँ पेट्रोलिंग शुरू नहीं की गई थी। यहाँ बफर जोन बना दिए गए थे, यानी यहाँ ना तो चीन के सैनिक पेट्रोलिंग कर सकते हैं ना ही भारत के सैनिक। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत ने लिया ऐतिहासिक फैसला, ना पुतिन ना ट्रंप गणतंत्र दिवस पर। ये 2 दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि। दोस्तों भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस बार यूरोपीय संघ बोले तो EU के शीर्ष नेताओं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। ये पहली बार होगा जब किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेता एक साथ भारत के इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह में शामिल होंगे। जनवरी 2026 में दोनों नेता नई दिल्ली पहुंचेंगे, जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच गहराते रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों को एक नई दिशा और मजबूती देने का प्रतीक माना जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि यूरोपीय संघ नेताओं को गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नई दिल्ली और ब्रसेल्स जल्द ही इस औपचारिक निमंत्रण और स्वीकृति की घोषणा करेंगे। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसी विदेशी नेता को आमंत्रित करना भारत की विदेश नीति में एक अहम और प्रतीकात्मक कदम माना जाता है। यह चयन केवल औपचारिकता नहीं होती, बल्कि इसमें भारत की रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक प्राथमिकताएं झलकती हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के बीच संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। फरवरी में यूरोपीय आयोग के शीर्ष प्रतिनिधियों की भारत यात्रा के बाद दोनों पक्षों के बीच संवाद और सहयोग में तेजी आई है। 20 अक्टूबर को यूरोपीय संघ ने नई रणनीतिक एजेंडा को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत EU संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाना है। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान की ISI की ढाका में हो गई एंट्री। दोस्तों मुनीर के नंबर 2 जनरल के जाते ही मोहम्मद यूनुस ने दे दी मंजूरी। भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा। दोस्तों मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की कुख्यात खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस बोले तो ISI पूरे तरीके से सक्रिय हो चुकी है। पाकिस्तान ने ढाका स्थित अपने उच्चायोग में एक स्पेशल ISI सेल की स्थापना की है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ये कदम पाकिस्तान के
ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा की 4 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के बाद उठाया गया है। जनरल मिर्जा को पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बाद दूसरे नंबर का अधिकारी माना जाता है। जनरल शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ ही देश की तीनों सेनाओं के प्रमुखों से भी मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि जनरल मिर्जा 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे थे। इसमें ISI के वरिष्ठ अधिकारी, एक मेजर जनरल के साथ ही पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना के प्रतिनिधि भी शामिल थे। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने कथित तौर पर पाकिस्तान को ढाका स्थित अपने उच्चायोग में खुफिया अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है। तैनाती के पहले चरण में 1 ब्रिगेडियर, 2 कर्नल, 4 मेजर के साथ पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के अधिकारी, साथ ही सहायक कर्मचारी शामिल होंगे। ISI को एंट्री के बदले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सैन्य और तकनीकी सहायता की पेशकश की है। सूत्रों का कहना है कि ढाका ने JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों और फतेह सीरीज की रॉकेट प्रणालियों में विशेष रुचि दिखाई है। रक्षा खरीद सौदों को अंतिम रूप देने के लिए एक उच्च स्तरीय बांग्लादेशी सैन्य प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पाकिस्तान के दौरे पर जा सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, उधर अवामी लीग के निलंबन पर भड़की शेख हसीना, कहा चुनाव में मौका ना मिला तो नहीं लौटूंगी बांग्लादेश। जी हां, बांग्लादेश में अगले साल 2025 के फरवरी महीने में आम चुनाव होने हैं। इस बीच बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आगामी चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया। हसीना ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि आगामी आम चुनाव में उनकी पार्टी अवामी लीग को भाग लेने से रोके जाने के बाद लाखों वोटर्स वोट नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी को चुनाव में हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिला तो वे किसी भी सरकार के तहत बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी और फिलहाल भारत की राजधानी दिल्ली में ही रहेंगी। शेख हसीना ने कहा है कि अवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंध न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि राजनीतिक रूप से भी आत्मघाती साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप किसी राजनीतिक व्यवस्था को तब तक कामयाब नहीं बना सकते जब तक आपने लाखों लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिया। उन्होंने ये बात तब कही जब बांग्लादेश में 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता पंजीकृत हैं और अवामी लीग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लंबे समय से देश की राजनीति का अधूरी रही है। इसी बीच आपको बता दे दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो POK में आतंकियों की हलचल फिर एक बार तेज हो गई है। ठंड बढ़ते ही ये हलचलें तेज हो जाती है। दोस्तों, खुफिया सूत्रों की रिपोर्ट कहती है कि करीब 120 आतंकवादी 6 सुपर एडवांस्ड लॉन्च पैड्स पर जमा है। नए शिविर या लॉन्चिंग पैड अत्याधुनिक और तकनीकी रूप से अधिक मजबूत बनाए गए हैं ताकि इनका पता न चल सके। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि लॉन्च पैड ऐसी तकनीक से लैस है जो भारतीय ड्रोन और उपग्रह निगरानी से बचने के लिए डिजाइन की गई है। ये लोग बर्फबारी शुरू होने से पहले नियंत्रण रेखा बोले तो LOC के आसपास LOC पार करके भारत में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी समूह अपनी रणनीति बदल रहे हैं और कथित तौर पर पारंपरिक पहाड़ों, दर्रों के अलावा सुरंगों और नदी क्षेत्रों से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों पर ये आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और द रेजिस्टेंस फ्रंट बोले तो TRF से जुड़े हैं और हिजबुल मुजाहिदीन इन नए लॉन्च पैड्स का फायदा उठा रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, बिहार में राहुल गांधी के बयान पर मच गया बवाल। बीजेपी ने बता दिया राहुल गांधी को लोकल गुंडा। राहुल गांधी ने कहा मोदी जी वोट के लिए स्टेज पर आकर डांस कर लेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। एक साझा रैली में RJD नेता तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप नरेंद्र मोदी से कहें कि वोट के बदले नाचिए तो वो मंच पर भी नाचने लगेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी जी को छठ पूजा या यमुना नदी की सफाई से कोई मतलब नहीं, वो बस आपका वोट चाहते हैं। उन्होंने दिल्ली में प्रदूषित यमुना में पूजा कर रहे श्रद्धालुओं और प्रधानमंत्री के खास बनाए गए तालाब में स्नान करने की तुलना की और कहा कि मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए थे, उन्हें छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं दोस्तों, राहुल गांधी के इस विवादित बयान पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया। सत्तारूढ़ बीजेपी ने राहुल गांधी की भाषा को स्थानीय गुंडे जैसा बताया और कह दिया कि उन्होंने PM मोदी को वोट देने वाले हर व्यक्ति का अपमान किया है। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि इन टिप्पणियों ने भारतीय मतदाताओं और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों PM नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी के दिए गए इस बयान पर, जो कतई भी न्यायपूर्ण नहीं है? आपकी राय तो बनती है दोस्तों। इसी बीच ये थी भी कि सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।